ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 2। द ग्रुप ऑफ गोदरेज। कुछ ही देर में एक महंगी कार गोदरेज कंपनी के अंदर जाकर रुका। उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला और निकलते ही अपने आंखों पर ब्लैक कलर का शेड्स लगा लिया। वह इस वक्त ब्लैक शर्ट ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था और ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिसमें वह कमाल का हैंडसम दिख रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी, तीखी नाक, पतले होठ, गोरा रंग और अपने एटीट्यूड में गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर गया। गोदरेज प्रॉपर्टी है कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ नहीं थी। कई एकड़ में ऑल इंडिया में उनके बिजनेस हर जगह पर फैला हुआ है और यह जो मुंबई में बड़ी उनकी ब्रांच और प्रॉपर्टी था, यहाँ का सारा बिजनेस ओम ही हैंडल करता था। बल्कि इंडिया से जो भी उनके बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ ओम ही देखा करता था। यह इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और पूरे बिल्डिंग फाइबर ग्लास से बनी हुई थी, जो बाहर से तो उस बिल्डिंग के अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था, पर अंदर से बाहर का पूरा नज़ारा दिखाई देता है। विराज लिफ्ट से होते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंच गया, जहां पर ओम का बहुत बड़ा कैबिन था। बल्कि कैबिन के साथ अंदर सारी चीज़ों की फैसिलिटी थी। विराज ने बाहर से दरवाज़ा नॉक किया, जो अंदर से तुरंत कमिंग का आवाज़ आया। विराज डोर ओपन किया और अंदर गया, और जैसे ओम की नज़र विराज पर गया तो वह उसे एकटक देखता रह गया। विराज उसके पास जाते ही सामने चेयर खींचा और बैठ गया और एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा लिया और बैठते ही बोला, और दूल्हे साहब कैसे हो? कल शादी है और आज शाम को हल्दी है और तुम हो कि ज़रा भी तुम्हें फुर्सत नहीं। अब ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अब इतना काम तुम्हारे ऊपर है और कल से एक जिम्मेदारी तुम्हारी और बढ़ जाएगी। अब शादी करके उसे अपने घर लेकर आओगे। विराज को देखकर उसकी बातें सुन ओम इतना सीरियस होकर काम कर रहा था, वह अब साइड में रख दिया, क्योंकि उसकी बातों से उसके माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ गया और वह अपने हाथ में पेन लिए दोनों उंगलियों के बीच में स्पीड में घुमा रहा था और साथ ही साथ में अपनी तीखी नज़रों से विराज को घूर भी रहा था, जैसे कि उसने बहुत गलत वक्त पर गलत बातें कर दिया है। उसको इस तरह देखता देख विराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वह भी टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। 2 मिनट कैबिन के अंदर खामोशी बना रहा। उसके बाद विराज आगे बोला, चलो अब जल्दी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम तो घर वालों का कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, तो वह मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं और तुम्हारे साथ मुझे भी न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। विराज का इतना कहना कि अब ओम अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम भी उन लोगों में शामिल हो गए हो? उन्हें मेरी खुशी देखा नहीं जाता, बल्कि वह तो ऊपर दुनिया भर का प्रेशर मुझ पर डाल रहे हैं। अब शादी के लिए मैंने हाँ तो कह दिया है, तो भी चैन से न रहने देंगे और ना ही काम करने देंगे। विराज जो मुस्कुरा रहा था, अब वह चुप हो गया और थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, देखा तुमने, शादी के लिए हाँ तो कह दिया, जिसका मतलब ये थोड़ी ना तुम्हारे बगैर शादी हो जाएगा। अब वह तो तुम्हें चलना ही होगा ना। अभी कुछ देर पहले मुझे जय का कॉल आया था। वह बता रहा है कि शाम 4 बजे हल्दी की रस्म है और तुम हो कि उसकी बात नहीं सुन रहे। और मौसी तो तुम्हें कॉल करेगी नहीं। उन्हें लगता होगा कि तुम नाराज़ हो जाओगे, और मौसा जी तो भोले हैं, वह तो तुम्हें डांट बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो जो भी काम है जल्दी निपटा लो और मेरे साथ चलो, क्योंकि घर में खुशी का माहौल है और तुम यहाँ आकर अपने काम में लगे हो। तुम्हारी वजह से सब डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। अब 2 दिन का कैसे भी वक्त निकालो। एक बार शादी हो गई, तुम्हें जो करना है वह करो। दिन भर काम करो, रात भर काम करो, जितना जी चाहे उतना काम करो। उसके बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, पर यह 2 दिन में कोई बखेड़ा मत करना। विराज जो भी कह रहा था सही कह रहा था। उसकी बातें ओम भी अच्छे से समझ रहा था, पर
उसके हाथ में सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। वह एक वक्त हल्दी का रस्म में थोड़ा लेट कर सकता था, बट जो हाथ में उसके काम लिया था वह करके उसे देना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वह जल्दी आज ऑफिस आ गया था। वह भी जल्दी से काम निपटाकर घर जाना चाहता था, पर उसके हाथ में जो काम था वह क्रिटिकल था, इसलिए उसे वक्त लग रहा था। उसने अपनी बातें विराज के सामने रखा। विराज ने कहा, जो भी है उसे थोड़ा जल्दी कर लो या काम को 2 दिन होल्ड पर रख दो, बट इतने लोगों का दिल मत दुखाना। विराज वहीं बैठा रहा तो ओम फटाफट अपने काम निपटाने लगा, क्योंकि विराज उसे लिए बगैर वहाँ से नहीं जाएगा। ओम ने फटाफट अपनी सारी काम कंप्लीट किया, बल्कि जो कुछ पेंडिंग था उसने सोचा वह रात को कर लेगा, और वे दोनों कुछ ही देर में गोदरेज इंडस्ट्री से बाहर निकले। जैसे वे दोनों कार के पास पहुँचे तो ओम का बॉडीगार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो उसे ग्रीट किया। उसे देख ओम ने कहा, राका, मैं विराज की गाड़ी में जा रहा हूँ। जो सुनकर राका ने अपना सिर झुका लिया और आगे जाकर कार का दरवाज़ा खोल उसमें विराज और ओम दोनों कार में बैठ गए। राका आगे की सीट पर बैठा तो ड्राइविंग विराज का बॉडीगार्ड कर रहा था, जिसका नाम था बादल। 1 घंटे के बाद उनकी कार वाइट मैंशन के अंदर एंटर हुआ। सबसे पहले बादल और राका आगे से उतरे। उसके बाद उन्होंने पीछे जाकर कार का दरवाज़ा खोला तो उसमें से 2 हैंडसम चार्मिंग लड़के बाहर निकले। दोनों अपने अपने अंदाज में चल रहे थे। जैसे दोनों अंदर पहुँचे कि उनकी नज़र लिविंग एरिया में मेहमानों पर पड़ा, जो ओम पहचानने में मुश्किल हो रहा था कि उसके कौन से रिलेटिव उसके क्या लगते हैं, क्योंकि वह इतना बिजी रहता है कि गिने चुने लोगों को ही जानता होगा। अदरवाइज उससे किसी से लेना देना कुछ नहीं रहता। वह भला और उसका काम भला। उतने में येलो कलर का लहंगा पहने हुए 2 लड़कियां उनके आगे आ गई और आते ही बोली, ओम भाई और विराज भाई, आप दोनों पहले ही लेट आए हुए हैं और तैयार होने में भी आप लोगों को वक्त जाएगा। यह दोनों लड़कियां कोई और नहीं, ओम की बहन रोशनी और विराज की बहन विधि। ये दोनों ने येलो कलर की एक ही डिज़ाइन के कपड़े पहनी हुई थी और बहुत ही दोनों स्टनिंग लुकिंग दे रही थी। वे दोनों उन दोनों के सामने जाकर अपनी परेशानी बताने लगी कि उतने में काशी जी आगे आई और बोली, तुम दोनों हटो। विराज बेटा, ओम को लेकर जाओ, जल्दी बोलो तैयार हो जाए। वैसे भी कुछ ही समय रह गया है, अब तक तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए था। ओम कुछ बोला नहीं। उसकी नज़र तो चहल पहल शोर शराबे पर था। तब तक जय आगे आते हुए कहा, भाई मैंने आपके कमरे में ना आपके कपड़े बेड पर रखवा दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस फ्रेश होना है और पहनकर जल्दी से आ जाइए विदाउट मेकअप। इतना बोलकर जय साइड होकर हंसते हुए चला गया। उसने भी आज येलो कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। घर के सभी सदस्य, सभी लोग येलो कलर के ही कपड़े पहने हुए थे और बाहर जो गार्डन एरिया को सजाया गया था और सब येलो कलर के ताज़े फूलों से ही सजाए हुए थे और बीच में सेटअप बनाया हुआ था हल्दी का, जहाँ पर उसे लगने वाला था। ओम अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आया और जैसे वह अपने कदम को आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे वह अपने शरीर से एक एक चीज़ उतारकर साइड में रखे जा रहा था, जैसे वॉच, मोबाइल, ब्लेज़र। उसके बाद वह वॉशरूम के अंदर चला गया। करीब 10 मिनट में वह फ्रेश हुआ और बाहर आया। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो अपने हाथों से अपने सिर के बालों में फेर रहा था और बहुत ही गौर से खुद को देख भी रहा था। इतने में फिर से उसके दरवाजे पर नॉक हुआ और ओम ने अंदर आने का परमिशन दिया तो विराज उसके कमरे में आया
अब विराज भी रेडी हो गया था। विराज ओम से कहा, तुम अभी तक कपड़े नहीं पहने और ऐसे खुद को आईने में क्या देख रहे हो? यूँ खुद को देखने से कुछ बदल नहीं जाएगा, बट हाँ, कल से तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को कोई और भी देखेगा। विराज का बार बार यही कहना ओम को गुस्सा आने लगा, पर वह कुछ बोला नहीं क्योंकि सही तो कह रहा था। वह आज इस कमरे में अकेला है, पर कल से कोई और भी उसके साथ रहेगा। 15 मिनट के बाद विराज ओम को लेकर नीचे आया तो इस वक्त लिविंग एरिया में सर्वेंट ही थी। बाकी के सभी लोग गार्डन में खड़े हो गए। सभी लोग फ़ोटोशूट करने में बिजी थे क्योंकि डेकोरेशन ही कमाल का किया गया था। ओम जाकर जहां हल्दी का सेटअप बनाया था वहां जाकर बैठ गया। उसके बगल में उसके मॉम डैड, मासी, मौसा, उनकी दोनों बहनें, जय और भी जो करीबी रिश्तेदार थे वे सभी वहां मौजूद थे। बारी बारी से एक एक लोगों ने ओम को हल्दी लगाया। उसे यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था। मतलब कहा जाए तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वह चुपचाप सहन किए जा रहा हो। वह किसी को मना भी नहीं कर सकता कि उसे कोई हल्दी ना लगाए क्योंकि यह सब मेहमान थे। तो वहीं प्रेस मीडिया वालों ने उसके फ़ोटो निकालकर तुरंत न्यूज़ हाईलाइट कर दिए। गोदरेज फैमिली में वेडिंग का माहौल और आज शाम 4 बजे हल्दी का फंक्शन चालू हो गया है। बकाया सभी वीडियो बनाकर टीवी पर हाईलाइट हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बांद्रा सिटी देसाई निवास में भी कई दिनों से शादी का जोरों शोरों से तैयारी चालू था। बल्कि उनके घर में तो 1 महीने पहले से ही सभी चीज़ें खरीदी करना चालू हो गया था। पर इन कुछ दिनों से मेहमानों की भीड़ घर में इकट्ठा हो गए थे। घर इतना बड़ा तो नहीं था, पर जो भी था बहुत अच्छा था। 4 कोठरी का कमरा पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। सामानों को ऐसे सेट किया गया कि सभी लोग उस घर में रह रहे थे। तभी उनमें से एक महिला ने दूसरी महिला से कहा, भूमि बिटिया कहाँ है? उसे अब बुलाओ, देखो दूल्हे को तो हल्दी लग गया, अब इसे भी हल्दी लग जाए। जो सुनकर वह महिला ने एक लड़की को आवाज़ देते हुए कहा, मधु मधु भूमि को लेकर आओ बेटा। जी आंटी, बस उसे ही लेने जा रही हूँ। मधु इतना बोलकर जल्दी से कमरे की ओर बढ़ी। वहीं लास्ट वाले एक छोटे से कोठरी में भूमि इस वक्त पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और ताज़े फूलों का उसने गहने पहनकर तैयार हुई थी। वह इस वक्त बहुत गहरी सोच में डूबी थी। उसकी आंखों के सामने टीवी चालू था और टीवी में बस एक ही न्यूज़ सुबह से चालू था। तो वह सिर्फ गोदरेज फैमिली के वेडिंग, बल्कि टीवी के हर एक चैनल पर यही न्यूज़ हाईलाइट हुआ था। उसकी आंखों के सामने टीवी तो चालू था, पर उसका ध्यान कहीं और था। और जैसे मधु उसके कंधे पर आकर हाथ रखी कि वह हड़बड़ा कर उसे देखी। उसको इस तरह हड़बड़ाता देख मधु परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ? तू इतनी क्यों डर गई? क्या सोच रही थी ऐसा? उसको इस तरह पूछता देख मधु अपने बालों को ठीक की और अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी। तो मधु उसे ध्यान से देखी तो तब तक उसके कान में टीवी का आवाज़ गया और पलटकर देखी तो टीवी का आवाज़ आ रहा है और जिसमें गोदरेज फैमिली की हल्दी के रस्म पूरे दिखाए जा रहे थे। यहाँ तक कि उनके वाइट कलर मेंशन का भी डेकोरेशन भी दिखाया जा रहा था कि किस तरह से डेकोरेट किया गया है। यह देखकर मधु उसको अपनी कोहनी से हल्का मारते हुए बोली, ओहो, तो यह बात है। मुझे लगा इसे क्या हो गया। यह तो दूल्हे राजा को देखकर अलग ही दुनिया में खोई हुई है और मैंने डिस्टर्ब कर दी।
मधु का इतना कहना कि भूमि ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं था कहने के लिए। मजाक मस्ती तब तक अच्छा लगता है जब शादी दो दिलों से जोड़ रही हो, दो लोगों की पसंद की हो, तो उस रिश्ते में मजाक मस्ती भी करना बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ तो मामला ही कुछ अलग था। उसका लटका हुआ चेहरा देख मधु अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसका चेहरा ऊपर की ओर किया और बड़े प्यार से समझाते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुझे किस बात का दुख है, पर वह जो ऊपर बैठा है ना, वह सबका बेड़ा पार लगाता है। देखना सब ठीक हो जाएगा। मधु उसे बड़े प्यार से समझा रही थी तो वहीं जो इतनी देर से भूमि चुप बैठी थी अब अपने होंठ हिलाए बोलने की कोशिश कर रही थी, पर आवाज़ ठीक से निकल नहीं पा रहा। पर अपना गला साफ करते हुए बोली, कैसे सब ठीक हो जाएगा? मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है कि किस इंसान से मैं शादी करने जा रही हूँ। जब उनके घर वाले मुझे देखने आए तो वह उनके साथ वह आया भी नहीं और आज तक वह मुझे फ़ोन पर बात तक नहीं किया, कभी पूछा तक नहीं। वह मेरे बारे में जानना नहीं चाहता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। फिर यह शादी कैसे हो सकती है? ज़रूर कुछ तो प्रॉब्लम है। हो सकता है उनके घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी मुझसे करवा रहे हो और वह लोग इतने अमीर हैं तो मुझसे क्यों शादी करवा रहे हैं? हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए। तो फिर भूमि बहुत कुछ बोल रही थी तो मधु उसे चुप कराते हुए बोली, इस बारे में हम दोनों 1 महीने से बात करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि इसके बारे में पता लगाना मुश्किल का काम हो रहा है क्योंकि उनके मेंशन के बाहर से भी कोई भी गुजरा तो उनके सिक्योरिटी गार्ड की नज़र उस पर ही रहता है और उनकी कंपनी के आसपास तो कोई घूम भी नहीं सकता। वह इतने बड़े लोग हैं, कैसे पता लगाएंगे? वही तो प्रॉब्लम है मधु। सोशल मीडिया पर भी हमने चेक किया, वह फेसबुक ना इंस्टा किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं है और जो है तो सिर्फ उसके कंपनी रिलेटेड ही है और उसके बीच में उसका फ़ोटो और उसके बारे में हमने गूगल पर सर्च किया तो उसकी कंपनी के रिलेटेड ही उनके सारे डिटेल्स शो कर रहे हैं और उसको जो अवार्ड मिला है, जो उसने इतना कुछ हासिल किया है, उसके मैगज़ीन में जो पिक्चर है वह सब अच्छी बातें लिखी है। पर मेरा कहीं ना कहीं मन बहुत घबरा रहा है कि कोई तो बात है, न जाने क्यों मुझे उस पर शक हो रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।